वेलकम टू अच्युतम भारतम यूट्यूब चैनल। स्वागत। आज हमारे पास दर्शन शास्त्र से जुड़े कुछ दिलचस्प लेख और नोट्स हैं और आज हम बात करने वाले हैं तार्किक प्रत्यक्षवाद यानी लॉजिकल पॉजिटिविज्म। हाँ, एक बहुत ही प्रभावशाली और विवादास्पद विचारधारा रही है ये। बिल्कुल। ये सब शुरू हुआ 1920 के दशक में वियना में। कुछ विचारक थे जिन्हें वियना सर्कल कहा गया जी। और उनका एक बड़ा मकसद था ज्ञान को बिल्कुल साफ सुथरा बनाना, तर्क की कसौटी पर कसना और खास तौर पर मेटाफिजिक्स यानी तत्वमीमांसा को रास्ते से हटाना। हाँ, वो मानते थे कि तत्वमीमांसा में सदियों से बस निरर्थक बातें हो रही हैं, ऐसी बातें जिनका कोई मतलब नहीं निकलता। और मतलब निकालने का उनका तरीका क्या था? उनका हथियार था सत्यापन सिद्धांत, वेरिफिकेशन थ्योरी। हाँ, यही उनका मूल मंत्र था कि किसी भी बात, किसी भी कथन का अर्थ वो इस बात में छुपा है कि हम उसे जांच कैसे सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं कि वो सच है या झूठ। मतलब अगर जांचने का कोई तरीका ही नहीं तो वो बात, वो कथन अर्थहीन है, मीनिंगलेस, सिर्फ शब्दों का जाल। ठीक है, तो ये सत्यापन, ये जांच, इसके भी तो प्रकार होंगे। ऐसा तो नहीं कि हर चीज एक ही तरह से जांची जा सके। बिल्कुल। एजे एयर, जो इस विचार के बड़े समर्थक थे, उन्होंने इसमें कुछ भेद किए। बड़े महत्वपूर्ण भेद हैं ये। हाँ, बताइए। पहला उन्होंने कहा व्यावहारिक बनाम सैद्धांतिक सत्यापन, प्रैक्टिकल वर्सेस थ्योरेटिक। अच्छा। व्यावहारिक सत्यापन वो है जिसे हम अपनी इंद्रियों से, अपने अनुभव से फौरन जांच सकें। जैसे मैं कहूँ ये पानी गर्म है, आप छू कर देख सकते हैं। हाँ, सीधा अनुभव। और सैद्धांतिक सत्यापन वो जिसकी जांच शायद अभी तुरंत संभव ना हो पर सिद्धांत रूप में संभव हो। मतलब हमें पता हो कि अगर भविष्य में तकनीक विकसित हुई या हमें मौका मिला तो हम उसे जांच सकेंगे। जैसे ये कहना कि मंगल ग्रह पर पानी है, आज शायद हम सीधे जाकर नहीं देख सकते, पर हमें पता है कि रॉकेट भेजकर या किसी और वैज्ञानिक तरीके से भविष्य में इसे जांचा जा सकता है। सिद्धांततः ये जांच के दायरे में है। तो इस हिसाब से जो मेटाफिजिक्स की बातें हैं, जैसे ईश्वर सर्वशक्तिमान है या आत्मा अमर है, हाँ, एयर और उनके साथी कहते थे कि ये न तो व्यवहारिक रूप से जांचे जा सकते हैं, नहीं सैद्धांतिक रूप से। मतलब कोई तरीका ही नहीं सोचता कि भविष्य में भी इन्हें कैसे जांचा जाएगा अनुभव से। बिल्कुल। इसीलिए उनके अनुसार ये कथन निरर्थक है, कॉग्निटिवली मीनिंगलेस, संज्ञानात्मक रूप से अर्थहीन, ये जानकारी नहीं देते। ठीक है, ये एक प्रकार हुआ। और भी थे? हाँ, एक और बहुत जरूरी फर्क उन्होंने किया, सशक्त बनाम कमजोर सत्यापन। स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक वेरिफिकेशन। ये श्लिक ने शुरू किया था शायद, सशक्त वाला। हाँ, श्लिक और कुछ शुरुआती विचारक चाहते थे कि सत्यापन ऐसा हो जो किसी कथन को अनुभव से निर्णायक रूप से, मतलब कंक्लूसिवली, सच या झूठ साबित कर दे, एकदम पक्का। लेकिन इसमें तो दिक्कत आ गई होगी। बहुत बड़ी दिक्कत, खासकर विज्ञान के जो सामान्य नियम होते हैं, यूनिवर्सल लॉज। जैसे सभी धातुएं गर्म करने पर फैलती हैं। हाँ, अब इसे सशक्त रूप से कैसे सत्यापित करेंगे? क्या हम दुनिया की हर धातु को हर समय गर्म करके देख सकते हैं? ये तो असंभव है। तो इस हिसाब से तो विज्ञान के नियम ही निरर्थक हो जाते हैं। सही बात है। इसी समस्या को सुलझाने के लिए एयर ने कमजोर सत्यापन का विचार सामने रखा। कमजोर सत्यापन मतलब ये कि अनुभव कथन को 100% सच या झूठ साबित न भी करे, पर कम से कम उसे संभावित बना दे, प्रोबेबल, उसके सच होने की संभावना को बढ़ा दे। अच्छा, तो जैसे हम कुछ धातुओं को गर्म करके देखते हैं कि वे फैलती हैं, तो ये सभी धातुएं फैलती हैं वाले नियम को संभावित बनाता है, उसे बल देता है। हाँ, बिल्कुल। हालांकि बाद में एयर ने यह भी माना कि शायद कुछ कथन ऐसे हैं जो सशक्त रूप से सत्यापित हो सकते हैं, खास तौर पर जो हमारे बिल्कुल निजी तात्कालिक अनुभव से जुड़े हों। जैसे अभी मेरे दांत में दर्द हो रहा है। एयर ने कहा कि ये शायद बुनियादी कथन, बेसिक प्रोपोजिशंस है, जो सीधे और सशक्त रूप से सत्यापित होते हैं। तो एयर के हिसाब से कोई कथन तभी सार्थक है जब या तो वो सशक्त रूप से सत्यापित हो सके या फिर कमजोर रूप से। जी हाँ, इन दोनों में से एक जरूरी है। जी। और एक तीसरा प्रकार भी था, प्रत्यक्ष बनाम अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट। हाँ, प्रत्यक्ष सत्यापन तो वही हुआ जो सीधा इंद्रियों से हो। मैं खिड़की से बाहर देखूं और कहूं बारिश हो रही है, ये प्रत्यक्ष है, सीधा सीधा। लेकिन विज्ञान में और रोजमर्रा की जिंदगी में भी कई बातें हम सीधे नहीं जांचते। जैसे डायनासोर्स का अस्तित्व था
हम सीधे नहीं देख सकते, सही बात है। या कोई ऐतिहासिक घटना। हाँ, तो यहाँ अप्रत्यक्ष सत्यापन काम आता है। कार्नेप जैसे विचारकों ने इस पर जोर दिया और एयर ने भी इसे माना। कैसे काम करता है ये अप्रत्यक्ष सत्यापन? एयर ने कहा कि एक कथन, मान लीजिए कथन क, अप्रत्यक्ष रूप से सत्यापित तब माना जाएगा जब उसे कुछ और सार्थक कथनों, मान लीजिए ख ग के साथ जोड़ा जाए और उन सब से मिलकर कोई ऐसा नतीजा घ निकले जो सीधे तौर पर यानी प्रत्यक्ष रूप से सत्यापित हो सके। ये थोड़ा पेचीदा लग रहा है। मतलब एक कथन को दूसरे कथनों के सहारे सत्यापित करना, अगर उनसे निकलने वाला निष्कर्ष सीधे जांचा जा सके। हाँ, जैसे अगर हमें किसी ऐतिहासिक दस्तावेज पर आधारित किसी कथन को जांचना है, तो हम उस दस्तावेज की प्रामाणिकता, लिखने वाले की विश्वसनीयता और दूसरी ऐतिहासिक गवाहियों, ये सब ख ग हुए, को मिलाकर देखेंगे कि क्या उनसे कोई ऐसा नतीजा निकलता है जिसे हम आज किसी पुरातात्विक खोज या किसी और प्रत्यक्ष प्रमाण घ से मिला सके। समझ गया। लेकिन यहीं पर शायद दिक्कतें शुरू हुई। आलोचकों ने इस अप्रत्यक्ष सत्यापन वाले तरीके में कमियां निकाली। हाँ बिल्कुल, यहीं से सत्यापन सिद्धांत पर गंभीर हमले शुरू हुए। एक बड़ा नाम है यशाया बर्लिन। उन्होंने क्या कहा? बर्लिन ने दिखाया कि एयर का ये जो अप्रत्यक्ष सत्यापन का तरीका है, ये इतना ढीला है कि इससे तो बड़ी आसानी से तत्वमीमांसक बातें भी सार्थक सिद्ध हो सकती हैं। अरे कैसे? उन्होंने एक मजेदार उदाहरण दिया। हाँ। कुछ इस तरह का तर्क बनाया। एक, अगर परम तत्व हर जगह है तो ये मेज यहाँ है। ये हुआ कथन क प्लस ख। उन्होंने एक मजेदार उदाहरण दिया, कुछ इस तरह का तर्क बनाया। 2, परम तत्व हर जगह है, ये तत्वमीमांसक कथन है, मान लीजिए ख। उन्होंने एक मजेदार उदाहरण दिया, कुछ इस तरह का तर्क बनाया। 3, इसलिए ये मेज यहाँ है, ये हुआ नतीजा घ। हाँ, अब नतीजा ये मेज यहाँ है, ये तो सीधे प्रत्यक्ष रूप से सत्यापित हो सकता है। बिल्कुल। तो बर्लिन ने कहा, देखिए, आपके नियम के हिसाब से तो परम तत्व हर जगह है जैसा मेटाफिजिकल कथन भी सार्थक हो गया, क्योंकि उसे एक दूसरे कथन के साथ जोड़कर एक प्रत्यक्ष सत्यापन योग्य नतीजा निकल रहा है। ये तो मतलब सिद्धांत की बुनियाद हिल गई इससे तो। एयर ने इसका क्या जवाब दिया? एयर को अपनी परिभाषा में और शर्तें जोड़नी पड़ी। उन्हें कहना पड़ा कि जो सहायक कथन, सप्लीमेंट्री प्रोपोजिशंस आप जोड़ रहे हैं, जैसे बर्लिन के उदाहरण में, अगर परम तत्व हर जगह है तो ये मेज यहाँ है, वो खुद भी सार्थक होने चाहिए। कैसे सार्थक? या तो वो विश्लेषणात्मक हो, एनालिटिक हो, मतलब तर्क या परिभाषा से ही सत्य हो, या फिर वो खुद सीधे प्रत्यक्ष सत्यापन होने वाले हों, या फिर वो खुद अप्रत्यक्ष रूप से सत्यापन योग्य हों। मतलब उन्होंने नियमों को और जटिल बना दिया। लेकिन क्या इससे बात बनी? नहीं, क्योंकि असली और शायद सबसे घातक चोट आई एलोजा चर्च की तरफ से। हाँ, चर्च की आलोचना तो निर्णायक मानी जाती है। उन्होंने क्या किया था? वो तो तर्कशास्त्री थे। हाँ, चर्च ने शुद्ध तार्किक गणित का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया। उसे समझना थोड़ा तकनीकी है, पर उसका सार ये था। हाँ, सरल शब्दों में बताइए। चर्च ने दिखाया कि अगर आपके पास कोई भी 3 अवलोकन कथन हो, मतलब ऐसी बातें जिन्हें आप सीधे देखकर जांच सकते हैं, मान लीजिए O1, O2, O3। ठीक है। जैसे घास हरी है, आसमान नीला है, मेज ठोस है। हाँ। कुछ भी ऐसा। तो चर्च ने दिखाया कि इन 3 अवलोकन कथनों को एक खास तार्किक तरीके से जोड़कर O1.O2 V O3.निगे, इस तरह के फॉर्मूले से आप किसी भी कथन S को अप्रत्यक्ष रूप से सत्यापन योग्य दिखा सकते हैं। किसी भी कथन S को मतलब चाहे वो कथन S कोई वैज्ञानिक नियम हो, या कोई बिल्कुल ही बेतुकी बात हो, या फिर कोई तत्वमीमांसक कथन ही क्यों न हो। ओह, ये कैसे संभव हुआ? हमेशा ऐसे अवलोकन कथन O1, O2, O3 चुन सकते हैं कि उनका तार्किक जोड़ फॉर्मूला किसी भी दिए गए कथन S को इस तरह से जोड़ देगा कि वो एयर की अप्रत्यक्ष सत्यापन की शर्तों को पूरा कर देगा। मतलब सत्यापन का जो गेट कीपर था, उसे चर्च ने तार्किक चाबी से खोल दिया। हाँ, और कहा कि यहाँ से तो कोई भी अंदर आ सकता है। हाँ, कुछ ऐसा ही।
ये सिर्फ एक छोटी मोटी तकनीकी कमी नहीं थी, इसने दिखाया कि एयर जिस तरह से सत्यापन को परिभाषित करने की कोशिश कर रहे थे वो तार्किक रूप से टिकाऊ नहीं था। और एयर ने इसे माना? आखिरकार हाँ, एयर को मानना पड़ा कि वो सत्यापन सिद्धांत का कोई ऐसा संतोषजनक निरूपण फॉर्मुलेशन नहीं दे पाए हैं जो चर्च जैसी तार्किक आपत्तियों से बच सके। ये एक बहुत बड़ा झटका था तार्किक प्रत्यक्षवाद के लिए। इसके अलावा भी तो आलोचनाएं थी, है ना? हाँ, कई और भी थीं। एक तो सबसे मजेदार ये कि सत्यापन सिद्धांत खुद अपने ऊपर लागू नहीं होता। मतलब सिद्धांत कहता है हर सार्थक कथन या तो विश्लेषणात्मक होना चाहिए या अनुभव से सत्यापित होना चाहिए। अब ये जो सिद्धांत वाला वाक्य है, ये खुद कैसा वाक्य है? ये विश्लेषणात्मक तो नहीं लगता, मतलब तर्क या परिभाषा से सत्य नहीं है। और क्या इसे अनुभव से सत्यापित कर सकते हैं? कैसे? नहीं। इसे अनुभव से जांचने का कोई तरीका नहीं है। तो फिर सत्यापन सिद्धांत के अपने ही नियम के हिसाब से ये सिद्धांत खुद ही अर्थहीन हो गया। वाह। हाँ, ये एक बड़ी विडंबना थी। फिर बर्टन रसल जैसे विचारकों ने भी सवाल उठाए। रसल ने क्या कहा? रसल ने कहा कि कुछ कथन ऐसे होते हैं जो हमें सार्थक लगते हैं, वैज्ञानिक भी लगते हैं, पर न तो वो विश्लेषणात्मक होते हैं, न ही अनुभव से कम सीधे तौर पर सत्यापित हो सकते हैं। जैसे उनका उदाहरण था, एक बड़े हाइड्रोजन बम विस्फोट से पूरी मानवता नष्ट हो जाएगी। हाँ, ये बात तो सार्थक लगती है और वैज्ञानिक चेतावनी जैसी भी लगती है। पर इसे अनुभव से सत्यापित करने का मतलब होगा कि मानवता नष्ट हो जाए, तो सत्यापन के बाद कोई बचेगा ही नहीं ये कहने के लिए कि हाँ, कथन सत्य था। सही बात है। ये भी एक मुश्किल सवाल है। और भी कुछ मुद्दे थे, जैसे वाक्य या कथन। हाँ, ये भी सवाल उठा कि हम असल में सत्यापित किसे करते हैं, किसी भाषा के वाक्य सेंटेंस को या उसके पीछे छिपे अर्थ या विचार प्रोपोजिशन को। और अनुभव का मतलब क्या, सिर्फ 5 इंद्रियों वाला अनुभव ही है? नैतिक अनुभव, सौंदर्यात्मक अनुभव, इनका क्या वो सब निरर्थक हैं? बिल्कुल। और बाद में लुडविग विटकिंस्टीन ने, जो खुद शुरू में वियना सर्कल से जुड़े थे, अपने बाद के विचारों में कहा कि भाषा का काम सिर्फ दुनिया के तथ्यों का वर्णन करना नहीं है। भाषा के तो बहुत सारे खेल हैं, बहुत सारे उपयोग हैं। आदेश देना, सवाल पूछना, मजाक करना, प्रार्थना करना। और ये सब सत्यापन के दायरे में नहीं आते? नहीं। तो विटकिंस्टीन ने दिखाया कि तार्किक प्रत्यक्षवादी भाषा को बहुत ही संकीर्ण नजरिए से देख रहे थे। तो ये सब आलोचनाएं थीं, लेकिन फिर भी उनका जो मुख्य निशाना था तत्वमीमांसा, उसका उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसे कैसे खारिज किया? हाँ, उनका मुख्य उद्देश्य तो मेटाफिजिक्स का उन्मूलन ही था। उनका तर्क सीधा था। तत्वमीमांसा के कथन ऐसे होते हैं जो अनुभव से परे किसी यथार्थ की बात करते हैं, जैसे ईश्वर, आत्मा, परम तत्व। हाँ। अब चूंकि ये अनुभव से परे हैं, तो अनुभव से सत्यापित नहीं हो सकते। और वो विश्लेषणात्मक भी नहीं होते, मतलब सिर्फ शब्दों के अर्थ या तर्क से ही सच या झूठ साबित नहीं होते। बिल्कुल। तो चूंकि वो ना तो विश्लेषणात्मक हैं, ना अनुभव से सत्यापित होने योग्य, इसलिए तार्किक प्रत्यक्षवादियों के अनुसार वे संज्ञानात्मक रूप से अर्थहीन हैं। मीनिंगलेस। वो उन्हें झूठा, फॉल्स नहीं कहते थे। नहीं, ये महत्वपूर्ण है। वो ये नहीं कहते थे कि ईश्वर नहीं है, वो कहते थे कि ईश्वर है और ईश्वर नहीं है, ये दोनों ही वाक्य अर्थहीन हैं, क्योंकि इन्हें जांचने का कोई तरीका नहीं है। ये सूडो स्टेटमेंट्स है, छद्म कथन। ये ज्ञान देने का दावा करते हैं पर देते नहीं। अच्छा, ये वैसा ही है जैसे कोई कहे ये चौकोर वृत्त लाल है। ये वाक्य व्याकरण के हिसाब से ठीक लग सकता है, पर अर्थहीन है। हाँ, कुछ वैसा ही। कार्नेप ने भाषा के तार्किक वाक्य विन्यास, लॉजिकल सिंटैक्स का विश्लेषण करके भी यही दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि तत्वमीमांसक या तो ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जिनका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं होता, जैसे निरपेक्ष, अकारण कारण, या फिर वो भाषा के व्याकरण के नियमों को इस तरह तोड़ मरोड़ देते हैं कि वाक्य अर्थहीन हो जाता है। कोई उदाहरण? जैसे देकार्त का प्रसिद्ध वाक्य, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, कॉगिटो एर्गो सुम। कार्नेप जैसे विचारक तर्क देते थे कि यहाँ हूँ, इज़म, क्रिया का प्रयोग तार्किक रूप से गलत है। होना कोई गुण नहीं है जिसे किसी चीज से जोड़ा जा सके। ये भाषा के तर्क पर बहुत गहरा विश्लेषण था। हाँ, उनका मानना था कि तत्वमीमांसा की ज्यादातर समस्याएं भाषा के तार्किक दुरुपयोग से ही पैदा होती हैं। अगर हम भाषा का सही से विश्लेषण करें तो ये समस्याएं अपने आप गायब हो जाएंगी, क्योंकि पता चलेगा कि ये सवाल ही नकली थे।
तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो बात उभरती है वो ये है कि तार्किक प्रत्यक्षवाद एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रयास था दर्शन को विज्ञान की तरह ठोस, सटीक और अनुभव पर आधारित बनाने का। हाँ, एक तरह से दर्शन को शुद्ध करने का प्रोजेक्ट था ये, खासकर तत्व मीमांसा के प्रभाव से मुक्त करने का। उनका मानना था कि तत्व मीमांसा प्रगति में बाधक है। और उनका मुख्य औजार था सत्यापन का सिद्धांत। जी हाँ, कि हर सार्थक बात को या तो तर्क से या अनुभव से परखा जा सके। लेकिन जैसा हमने देखा, ये औजार खुद ही कई कसौटियों पर खरा नहीं उतरा। उसमें कई तार्किक छेद निकल आए, खासकर अलोन्जो चर्च की आलोचना के बाद। हाँ, सिद्धांत अपने ही बोझ तले दब गया। वो जिस कठोरता की मांग दूसरों से कर रहा था, वो खुद उस पर खरी नहीं उतर सका। तो क्या ये पूरी तरह से असफल रहा? क्या इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा? नहीं, ऐसा कहना गलत होगा। भले ही सत्यापन सिद्धांत अपने मूल रूप में टिक नहीं पाया, लेकिन तार्किक प्रत्यक्षवाद ने दर्शन पर, खासकर 20वीं सदी के दर्शन पर गहरा असर डाला। किस तरह का असर? सबसे बड़ा असर था भाषा के विश्लेषण पर जोर देना। उन्होंने ये दिखाया कि दार्शनिक समस्याओं को समझने के लिए भाषा की भूमिका को समझना कितना जरूरी है। अर्थ का सवाल, सार्थकता का सवाल, ये सब दर्शन के केंद्र में आ गए। और विज्ञान के दर्शन, फिलॉसफी ऑफ साइंस पर भी शायद इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। बिल्कुल, वैज्ञानिक कथनों की प्रकृति क्या है, वैज्ञानिक सिद्धांत कैसे बनते हैं, कैसे जांचे जाते हैं, इन सवालों पर बहुत काम हुआ। उन्होंने अनुभवजन्य साक्ष्य, एम्पिरिकल एविडेंस के महत्व को बहुत रेखांकित किया। तो भले ही उनका तत्व मीमांसा को पूरी तरह खत्म करने का सपना पूरा न हुआ हो और उनका सत्यापन सिद्धांत भी दोषपूर्ण निकला हो, फिर भी उन्होंने दर्शन को एक नई दिशा दी। हाँ, उन्होंने दर्शन को ज्यादा तार्किक, ज्यादा विश्लेषणात्मक और अनुभव से ज्यादा जुड़ा हुआ बनाने की कोशिश की, और उस कोशिश ने बाद के कई विचारकों को प्रेरित किया, भले ही वो उनके निष्कर्षों से सहमत ना हो। और अंत में ये हमें सोचने के लिए कुछ बुनियादी सवाल छोड़ जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। क्या ज्ञान और सार्थकता को वाकई सिर्फ अनुभवजन्य सत्यापन या तार्किक विश्लेषण के खांचे में ही फिट किया जा सकता है? और भाषा, विचार और मानव अनुभव के वो विशाल क्षेत्र जो इस कठोर कसौटी पर शायद खरे नहीं उतरते, जैसे कला, नैतिकता, धर्म, भावनाएं, क्या वे वाकई निरर्थक है या उनका कोई और तरह का अर्थ, कोई और तरह का महत्व है? ये सवाल आज भी दर्शन में जिंदा है, और शायद तार्किक प्रत्यक्षवाद का सबसे स्थायी योगदान यही है कि उसने हमें इन सवालों पर और ज्यादा गहराई से सोचने पर मजबूर किया। सही कहा।